नमस्ते। आपने चंद्रशेखर आज़ाद .pdf का लिंक फाइल शेयर की है। आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार मैं इस पूरी किताब को अलग अलग भागों पार्ट्स में आपको बताऊंगा। यहाँ भाग 1 पार्ट 1 है, जिसमें परिचय, जन्म और बचपन के अध्याय शामिल हैं। भाग 1 परिचय, जन्म और बचपन। क्रांतिकारी पृष्ठभूमि। भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के वीरों ने 2 रास्ते अपनाए थे। एक दल उन नवयुवकों का था जो मानते थे कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती बल्कि शक्ति से छीननी पड़ती है। इस पुस्तक में जिस वीर की कहानी है वो इसी सशस्त्र क्रांति दल का अमर सेनानी था जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद था। उन्होंने अपने माता पिता का प्यार और जवानी के सुख त्याग कर देश के लिए खुद को न्योछावर कर दिया। जन्म सन 1905 की बात है। अलीराजपुर स्टेट में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस घर में पहले कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे माता पिता उदास रहते थे। जब चंद्रशेखर का जन्म हुआ तो वो भी दुबले पतले थे, जिसे देखकर माता पिता का दिल कांप गया। बचपन माता जगरानी देवी और पिता सीताराम तिवारी ने उनका पालन पोषण बड़े प्यार से किया। बालक चंद्रशेखर इतने सुंदर थे कि लोग उन्हें गोद में लेने के लिए ललचाते थे। नजर न लगे इसलिए माँ उनके माथे पर काजल का टीका लगाती थीं। पिता सीताराम तिवारी गरीब थे और कभी कभी घर में खाने को अन्न भी नहीं होता था, लेकिन उन्होंने हमेशा स्वाभिमान से जीवन जिया और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उस रियासत में बच्चों को निडर बनाने के लिए बचपन में बाघ का मांस चटाने की प्रथा थी, जो चंद्रशेखर को भी खिलाया गया था। साहस की एक झलक। दिवाली की घटना। एक बार दिवाली पर बच्चे फुलझड़ियां जला रहे थे। जब एक तीली बुझ जाती तो बच्चे उदास हो जाते। ये देखकर चंद्रशेखर ने एक साथ 8-10 तीलियां जला दीं, जिससे बहुत तेज रोशनी हुई, लेकिन इससे उनका हाथ जल गया। दूसरे बच्चे घबरा गए, लेकिन चंद्रशेखर ने हंसकर कहा कि चिंता मत करो, ये खुद ठीक हो जाएगा। काशी यात्रा। चंद्रशेखर को पढ़ने लिखने की धुन सवार हुई और उन्होंने काशी, बनारस जाकर संस्कृत पढ़ने की जिद की। माता पिता ने जब मना किया तो वो एक दिन घर से भाग गए और काशी पहुंच गए। वहां धर्मशाला में रहने और खाने पीने का प्रबंध हो गया और वे संस्कृत व्याकरण, अष्टाध्यायी, निघंटु पढ़ने लगे। क्या आप अगला भाग पार्ट 2 बेंतों का दंड पढ़ना चाहेंगे? जरूर। यहाँ इस किताब का दूसरा भाग पार्ट 2 है। ये हिस्सा बहुत रोमांचक है क्योंकि यहीं से बालक चंद्रशेखर को आज़ाद नाम मिला। भाग 2 बेंतों का दंड और आज़ाद का जन्म। सत्याग्रह में भागीदारी। सन 1921 में जब देश में विदेशी वस्तुओं और शिक्षा के बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था तो काशी के विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो गए। चंद्रशेखर से भी रहा नहीं गया और वे सत्याग्रही जुलूसों में शामिल होने लगे। एक बार उन्होंने देखा कि एक पुलिस अधिकारी कंकड़ उठाकर पुलिस अधिकारी के माथे पर दे मारा, जिससे उसका खून बहने लगा। गिरफ्तारी और अदालत। पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। सर्दी की रात में उन्हें हवालात में बिना ओढ़ने के कपड़े दिए बंद कर दिया गया। जब रात को इंस्पेक्टर उन्हें देखने आया तो उसने देखा कि चंद्रशेखर ठंड से ठिठुरने के बजाय दंड बैठक एक्सरसाइज कर रहे थे और पसीने से लथपथ थे। अगले दिन उन्हें पारसी मजिस्ट्रेट खरेघाट के सामने पेश किया गया, जो बहुत कठोर थे। वहां जो सवाल जवाब हुए वे इतिहास बन गए। मजिस्ट्रेट: तुम्हारा नाम क्या है? युवक: आज़ाद। मजिस्ट्रेट: पिता का नाम क्या है? युवक: स्वतंत्र। मजिस्ट्रेट: तुम्हारा घर कहाँ है? युवक: जेलखाना। 15 बेंतों की सजा। इस जवाब से चिढ़कर मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 बेंत मारने की सजा सुनाई। बनारस जेल में उन्हें नंगा करके टिकटिकी फ्लॉगिंग फ्रेम से बांध दिया गया। हर बेंत पड़ने पर उनकी चमड़ी उधड़ जाती थी, लेकिन वे हर चोट के साथ भारत माता की जय का नारा लगाते रहे। उन्होंने उफ तक नहीं की। जनता द्वारा स्वागत। जब वे जेल से छूटे तो बाहर हजारों लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। उसी दिन से वे चंद्रशेखर की जगह चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ में पढ़ाई शुरू की, लेकिन जल्द ही उनका मन वहां से उचट गया और वे एक बड़े मिशन के लिए घर बार छोड़कर निकल पड़े। क्या आप अगला भाग पार्ट 3 महंत की गद्दी और क्रांतिकारी दल का गठन पढ़ना चाहेंगे? जरूर। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी का तीसरा भाग पार्ट 3 है। इस भाग में क्रांतिकारी दल के गठन और धन जुटाने के अनोखे प्रयासों का वर्णन है। भाग 3 महंत की गद्दी और क्रांतिकारी संघर्ष। क्रांतिकारी दल में प्रवेश। चौरी चौरा कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया तो कई नवयुवक क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़े। बनारस उस समय बंगाल के क्रांतिकारियों का केंद्र बन रहा था।
यहीं पर प्रणवेश नामक एक युवक ने चंद्रशेखर की मुलाकात रामप्रसाद बिस्मिल जैसे बड़े क्रांतिकारी नेताओं से करवाई और उन्हें दल में शामिल कर लिया। धन जुटाने की समस्या और पहला असफल प्रयास, क्रांतिकारी दल को हथियार खरीदने और गुप्त कार्य करने के लिए धन की सख्त जरूरत थी। शुरू में तय हुआ कि अमीर लोगों के घर डाके डाले जाएं। एक बार रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में दल ने फतेहपुर के पास एक गांव में मुखिया के घर डाका डाला, लेकिन बिस्मिल जी का सख्त आदेश था कि किसी भी महिला को हाथ न लगाया जाए। जब घर की महिलाओं ने देखा कि ये डाकू उन्हें कुछ नहीं कह रहे, तो उन्होंने उल्टा मुकाबला किया और एक महिला ने तो उनकी पिस्तौल भी छीन ली। बिस्मिल जी के आदर्शों के कारण वे खाली हाथ और एक पिस्तौल गंवाकर वापस लौट आए। महंत की गद्दी का किस्सा। असफलता के बाद दल के एक साधु सदस्य रामकृष्ण खत्री ने एक नया सुझाव दिया। गाजीपुर में एक बहुत अमीर महंत थे जो बीमार थे और किसी योग्य शिष्य की तलाश में थे। योजना बनी कि यदि दल का कोई सदस्य उनका शिष्य बन जाए तो उनकी मृत्यु के बाद सारी संपत्ति दल को मिल जाएगी। इस काम के लिए चंद्रशेखर आजाद को चुना गया। आजाद बने साधु। आजाद को साधु का वेश धरकर महंत के पास भेजा गया। महंत उनके सुडौल शरीर और मधुर वाणी से मोहित हो गए और उन्हें शिष्य बना लिया। पिंजरे में आजाद। वहां उन्हें दिन रात गुरुमुखी रटनी पड़ती थी। कुछ ही दिनों में आजाद ऊब गए। उन्होंने साथियों को चिट्ठी लिखी कि ये महंत तो रोज सेर भर दूध पीता है और दंड पेलता है, ये जल्दी मरने वाला नहीं है, मुझे यहां से निकालो। वापसी। साथी उन्हें समझाने गए कि मठ एक किले जैसा सुरक्षित है, लेकिन आजाद पक्षी पिंजरे में नहीं रह सकता था। वे एक दिन चुपचाप वहां से भाग निकले और वापस बनारस आकर दल में मिल गए। क्या आप अगला भाग पार्ट 4 सरकारी खजाने की लूट माइनस काकोरी कांड पढ़ना चाहेंगे? जरूर। यहां चंद्रशेखर आजाद की जीवनी का चौथा भाग पार्ट 4 है। इस भाग में ऐतिहासिक काकोरी कांड की घटना है जिसने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी थी। भाग 4 सरकारी खजाने की लूट काकोरी कांड। संगठन और संघर्ष। सन 1924 में संगठन फिर से मजबूत होने लगा। चंद्रशेखर आजाद ने एक मिस्त्री को भी दल में शामिल किया जो पिस्तौल बनाना जानता था, लेकिन दल के पास पैसों की भारी कमी थी। क्रांतिकारियों का जीवन बहुत कठिन था। सर्दियों में एक कंबल में कई लोग सोते थे और कई बार भूखे रहना पड़ता था। अपना खर्चा चलाने के लिए आजाद ने एक मुरब्बे वाले के यहां बही खाते का काम भी किया। सरकारी खजाना लूटने का फैसला। जब पैसों की तंगी बहुत बढ़ गई तो दल ने तय किया कि अब किसी अमीर के घर डकैती डालने के बजाय सीधे अंग्रेज सरकार का खजाना लूटा जाएगा। यह एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम था। काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 योजना बनी कि रेलवे की जो आमदनी 8 डाउन ट्रेन से लखनऊ जाती है उसे लूटा जाए। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, मनमथनाथ गुप्त समेत 10 क्रांतिकारी ट्रेन में सवार हुए। घटना। जैसे ही ट्रेन निश्चित जगह पर पहुंची, जंजीर खींचकर उसे रोक लिया गया। ड्राइवर को काबू में किया गया और हथौड़ों से तिजोरी का ताला तोड़कर सरकारी खजाना लूट लिया गया। यात्रियों को चेतावनी दी गई कि वे अपनी जगह बैठे रहें, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पुलिस की बौखलाहट और गिरफ्तारियां। इस घटना से सरकार हिल गई। 25 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश में छापे मारे गए और अनगिनत युवक गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने आजाद के घर पर भी छापा मारा, लेकिन वे हाथ नहीं आए। बहुत से साथी पकड़ लिए गए और कुछ ने पुलिस के दबाव में आकर भेद खोल दिए। रामप्रसाद बिस्मिल और अन्य साथियों पर मुकदमे चले। 4 वीरों बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी को फांसी की सजा हुई। आजाद का वनवास। गिरफ्तारी से बचने के लिए आजाद झांसी के जंगलों में चले गए और वहां निशानेबाजी का अभ्यास करने लगे। बाद में वे भेष बदलकर एक मजदूर की तरह रहने लगे और जहाज में बोझा ढोने का काम किया। क्या आप अगला भाग पार्ट 5 सैंडर्स वध और असेंबली में बम पढ़ना चाहेंगे? यहां चंद्रशेखर आजाद की जीवनी का 5वां भाग पार्ट 5 है। इस भाग में क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक पन्ने हैं। सैंडर्स वध और असेंबली बम कांड। भाग 5 सैंडर्स वध और असेंबली में बम। दल का पुनर्गठन। काकोरी कांड के बाद बिखरे हुए दल को फिर से खड़ा करने के लिए चंद्रशेखर आजाद कानपुर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात सरदार भगत सिंह से हुई। दिल्ली के पुराने किले में बैठक हुई और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ, जिसका सेनापति कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आजाद को चुना गया। पुलिस हमेशा आजाद के पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन वे भेष बदलने में माहिर थे और हर बार चकमा दे देते थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ। लाहौर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। पुलिस अधिकारी स्कॉट और सैंडर्स ने निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाईं, जिससे लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से क्रांतिकारियों का खून खौल उठा। उन्होंने बदला लेने की ठानी। सैंडर्स वध।
17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल पुलिस अधिकारी के बंगले के बाहर घात लगाकर बैठे। जैसे ही सैंडर्स बाहर निकला, राजगुरु और भगत सिंह ने गोलियां चलाकर उसे ढेर कर दिया। जब एक सिपाही ने पीछा किया तो आजाद ने उसे भी गोली मार दी। लाहौर से अद्भुत पलायन। सैंडर्स की हत्या के बाद पुलिस ने पूरे शहर को घेर लिया। यहाँ इस पुस्तक में एक बहुत ही रोचक विवरण दिया गया है कि वे कैसे बचे। भगत सिंह ने साहब बहादुर का भेष बनाया। चंद्रशेखर आजाद ने मेम साहब महिला का भेष बनाया। पुस्तक के अनुसार आजाद ऊंची एड़ी के सैंडल और महिला के कपड़ों में ऐसे सजे थे कि पुलिस पहचान ही नहीं पाई। राजगुरु उनके नौकर बने। वे इसी भेष में ट्रेन के पहले दर्जे में बैठकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर अमृतसर निकल गए। असेंबली में बम कांड। अंग्रेज सरकार भारतीय मजदूरों के अधिकारों को कुचलने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल ला रही थी। इसका विरोध करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके और पर्चे उड़ाए। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि बहरी सरकार को सुनाना था। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि अपनी गिरफ्तारी दे दी। बलिदान का दौर। इसके बाद सरकार ने दमन चक्र चलाया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। अपने साथियों को एक एक करके खोने के बाद आजाद अकेले पड़ गए थे। वे जवाहरलाल नेहरू से भी मिले और पूछा कि क्या गांधी इरविन समझौते में क्रांतिकारियों की जान बख्शने की कोई बात है, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। क्या आप अगला और अंतिम भाग पार्ट 6 कुछ रोचक घटनाएं और अंतिम घड़ियां माइनस अल्फ्रेड पार्क में बलिदान पढ़ना चाहेंगे? जरूर। ये रहा चंद्रशेखर आजाद की जीवनी का छठा और अंतिम भाग पार्ट 6। ये भाग उनके महान चरित्र, वसूलों और अल्फ्रेड पार्क में उनके ऐतिहासिक बलिदान की कहानी कहता है। भाग 6 कुछ प्रेरक घटनाएं और अंतिम घड़ियां। आजाद का चरित्र और उसूल। इस पुस्तक में आजाद के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं दी गई हैं जो दिखाती हैं कि वे कितने सख्त और आदर्शवादी थे। पाई पाई का हिसाब। क्रांतिकारी दल के पास पैसों की बहुत कमी थी। एक बार साथी बटुकेश्वर दत्त के आने की खुशी में कोई डबल रोटी ब्रेड ले आया। इस पर आजाद ने डांटते हुए कहा, हम यहां मरने के लिए इकट्ठे हुए हैं, दावत उड़ाने के लिए नहीं। जनता का एक एक पैसा सोच समझकर खर्च होना चाहिए। चरित्र की पवित्रता। एक बार दल ने एक अमीर घर में डाका डालने की योजना बनाई। वहां एक साथी ने घर की महिला के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। आजाद को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उसी वक्त उस साथी को गोली मार दी और महिला से माफी मांगकर बिना कुछ लिए वापस लौट आए। परिवार से बड़ा देश। आजाद के माता पिता बेहद गरीबी में जी रहे थे, उनके पास खाने को भी नहीं था। लोगों ने चंदा करके 2000 रुपये उनके लिए इकट्ठे किए। जब ये पैसा आजाद के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे घर भेजने के बजाय दल के काम क्रांति में लगा दिया। उन्होंने कहा, देश सेवा में माता पिता का बलिदान भी करना पड़ता है। अचूक निशाना। एक बार साथियों ने उनके निशाने की परीक्षा लेनी चाहिए। आजाद ने एक पत्ते पर 5 गोलियां चलाईं। दूर से लगा कि निशाना चूक गया है, क्योंकि पत्ता गिरा नहीं, लेकिन पास जाकर देखा तो वो पत्ता छलनी हो चुका था। अंतिम घड़ियां। अल्फ्रेड पार्क का संघर्ष 27 फरवरी 1931। विश्वासघात। आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी के साथ बैठे थे। उसी समय किसी मुखबिर ने पुलिस को खबर दे दी। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने भारी पुलिस बल के साथ पार्क को घेर लिया। साथी की रक्षा। जैसे ही पुलिस ने घेरा, आजाद ने सबसे पहले अपने साथी की जान बचाने की सोची। उन्होंने साथी को जबरदस्ती वहां से भगा दिया और खुद पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया ताकि साथी सुरक्षित निकल सके। अकेला शेर और पूरी फौज। आजाद एक पेड़ की आड़ लेकर अकेले ही पूरी पुलिस फौज से भिड़ गए। उनकी गोली से अंग्रेज अफसर नाट बावर और पुलिस अफसर विश्वेश्वर सिंह घायल हो गए। सर्वोच्च बलिदान। 20 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। जब आजाद के पास गोलियां खत्म होने लगीं और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने जीवित पुलिस के हाथ न आने की कसम निभाई। उन्होंने अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद अपनी छाती में मार ली और वीरगति प्राप्त की। अमरगाथा पुलिस वाले उनके शव से भी इतना डरते थे कि पास जाने से पहले मृत शरीर पर गोली चलाकर देखा। जिस जामुन के पेड़ की आड़ लेकर वे लड़े थे, लोग उसकी पूजा करने लगे और वहां की मिट्टी को माथे से लगाने लगे। घबराकर अंग्रेज सरकार ने उस पेड़ को ही कटवा दिया। लेखक ने अंत में लिखा है, आजाद जन्मे ही आजाद थे, जब तक जिए आजाद रहे और अंत में भी आजाद ही रहे। इस प्रकार इस PDF फाइल की पूरी कहानी समाप्त होती है। क्या आप किसी खास हिस्से के बारे में और जानना चाहते हैं?